महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महत्वाचल कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी की रेडियो साथी कविता बिस्ट। दोस्तों, बरसात के बाद जैसे ही धूप खिलती है, यह मौसम बड़ा सुहाना लगता है, लेकिन यही मौसम लेकर आता है अपने साथ बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि इन दिनों वातावरण में थोड़ी सी नमी रहती है। इसीलिए बैक्टीरिया बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं इस मौसम के दौरान, जिससे हमें संक्रमण होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हमारे शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं जिसमें संक्रमण का खतरा ना हो, और अगर संक्रमण की बात हो ही रही है तो इन दिनों संक्रमण का खतरा रहता है सबसे ज्यादा हमारे नाक और फेफड़ों को। जैसे कि आप महसूस कर सकते हैं, मुझे भी नाक और फेफड़ों से जुड़ा हुआ संक्रमण हुआ है, लेकिन ये संक्रमण मेरा केवल सर्दी और कफ तक ही सीमित है। लेकिन जैसे मुझे सर्दी और कफ हुई है, अगर इस सर्दी या कफ का उपचार न किया जाए तो यह निमोनिया का भी रूप ले सकता है। यूँ तो निमोनिया बच्चों को ज्यादा होने की संभावना रहती है, पर इसे उस संक्रमण की श्रेणी में रखा जाता है श्रोताओं, जो नवजात शिशु से लेकर वृद्ध लोगों को तक हो सकता है। इसलिए आज हम महत्वाचल में इस संक्रमण को लेकर चर्चा करेंगे। आखिर किस प्रकार यह हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, इसकी जांच कैसे की जाए, इससे बचाव कैसे किया जाए, इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण बातें आज हम करेंगे अपने महत्वाचल कार्यक्रम में। दरअसल श्रोताओं, निमोनिया फेफड़ों की खतरनाक छूत है। छूत यानी संक्रामक बीमारी है। यह सामान्य रूप से खसरा, काली खांसी, फ्लू, श्वास नली में कोई शोध हो जाने पर, दमा, ऐसी जो सांस संबंधित रोग होते हैं उनके बाद ही शुरू होता है। तो क्यों ना इस विषय पर डॉक्टर से बातचीत की जाए और डॉक्टर से जाना जाए कि आखिर निमोनिया किस तरह की समस्या है और किस तरह निमोनिया हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो आइए चलते हैं ये जानने के लिए डॉक्टर गोविंद पंगड़े जी के पास। निमोनिया, हमने कहा निमोनिया का मतलब होता है कि फेफड़े में किसी भी कारण से सूजन आ गई है। मुख्यतया ये जो है, जो सूजन आती है वो किसी न किसी संक्रमण के कारण आ सकती है। तो संक्रमण जो है या तो बैक्टीरिया का हो सकता है, जीवाणु से हो सकता है, या वायरस या विषाणु से हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे फेफड़े में सूजन है वो अचानक से, यदि हम किसी ठंडे स्थान में चले जाएं, जैसे या हाई एटीट्यूड जैसे कहते हैं, पहाड़ में बहुत ऊंचे चढ़ जाएं, तो इस वजह से भी जो है निमोनिया हो जाता है। तो निमोनिया के मुख्य कारण हालांकि संक्रमण है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है निमोनिया का जो वातावरण में अचानक जो है परिवर्तन होना, विशेषकर जो ठंडे का जो प्रभाव है उसमें निमोनिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो निमोनिया को हम ये कहेंगे कि हमारे फेफड़े के किसी भी हिस्से या किसी लोब में अचानक से जो है सूजन आ गई है, तो इसको हम सामान्य भाषा में कहेंगे कि निमोनिया हो गया है करके। जी सर, जो ये निमोनिया है वो हमारे फेफड़े पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है? देखिए, जैसे हम लोगों ने अपने विगत जो हमारे एपिसोड्स थे उनमें फेफड़े की संरचना को समझने की कोशिश की थी। तो उसमें सर्वप्रथम जब हम सांस लेते हैं तो विंड पाइप, जो हमारा जो सांस की नली होती है वो विभक्त होती है राइट और लेफ्ट में। फिर उसके छोटे छोटे जो नलियां बनती हैं, ये अंत में जाकर के छोटे छोटे गुब्बारों के रूप में, जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, ये सारी जो हमारी संरचनाएं हैं ये फिर मिल करके फेफड़े का रूप लेती हैं। तो फेफड़े में जो है फिर अलग अलग दाएं और बाएं में लोब्स भी होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं। तो इसमें जो निमोनिया में मुख्यतः होता क्या है कि जो हमारा जो ये एल्वियोलर सिस्टम है या पेरेन्काइमल सिस्टम हम कहते हैं, हमारे जो फेफड़े का जो
सांस जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर देते हैं कोशिकाओं को या खून की नलियों को और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेते हैं, तो उस स्थान में जो है और उसकी जो छोटी नलियां आसपास की होती हैं, इस पूरे एरिया में मतलब सूजन आ जाती है। तो सूजन का कारण संक्रमण भी हो सकता है जैसे मैंने बताया, या अन्य कारण से भी जो है सूजन आ जाएगी उसमें। तो उस एरिया में हमारा क्या होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान नहीं होगा, तो इसमें फेफड़े के उस हिस्से में सूजन आने की वजह से वो समझिए कि हमारा काम नहीं कर पा रहा है वो हिस्सा। साथ में यदि संक्रमण की वजह से है तो उसमें शरीर में, क्योंकि शरीर में कहीं पर भी संक्रमण होता है तो वहाँ पे स्राव ज़्यादा आने लगते हैं। शरीर कोशिश करता है कि इन स्राव के माध्यम से इस कारक को शरीर से बाहर निकाला जाए। तो फेफड़े का वो हिस्सा स्राव ज़्यादा करने के बाद में उसमें इन संक्रमण के कारकों को बांध के बलगम के रूप में बाहर फेंकने लगता है, और साथ में उनको मारने की प्रक्रिया भी रहती है ना, शुरू हो जाती है। तो इस वजह से जो है व्यक्ति को बुखार भी आता है और उसको बहुत ज़्यादा ठंड भी लगेगी और भूख नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा बीमार दिखेगा। तो चूँकि ये परिवर्तन तो हो रहे हैं फेफड़े के अंदर में, लेकिन शरीर की जो मुख्य आवश्यकता ऑक्सीजन है, कोशिकाएं काम नहीं कर पाएंगी ढंग से, वहाँ भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी। और चूंकि इसमें संक्रमण है तो व्यक्ति को बहुत उच्च जो है बुखार आ जाएगा, उसको तापमान बढ़ जाएगा शरीर का, और जिस हिस्से में उसके फेफड़े के जो है संक्रमण हो रखा है वहाँ पे दर्द भी हो जाएगा। साथ में जो है चूंकि अब फेफड़े का वो वाला हिस्सा तो हमारा नाकामयाब हो गया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए ना जी, तो जो बाकी का बचा हुआ हमारा फेफड़े का हिस्सा है उसको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। तो व्यक्ति को जो है सांस जो व्यक्ति लेगा उसकी जो गति है वो बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा सांस लेगा वो। और सांस लेने में चूंकि हमारे शरीर के एक हिस्से में सूजन है और तो उसको सांस लेने में दर्द भी होगा। तो जो आपने कहा कि इसमें होता क्या है, तो इसमें हमारे फेफड़े के किसी छोटे हिस्से में भी संक्रमण हो सकता है या पूरा का पूरा एक लोब, जो हमने बताया कि उसके लोब विभिन्न भाग होते हैं, तो पूरा का पूरा लोब में भी जो है निमोनिया हो सकता है इसका। तो मुख्यतया इसमें उस संक्रमण के कारण या अन्य कारण से उस क्षेत्र में फेफड़े के सूजन आ जाती है। दरअसल निमोनिया होने पर हमारे फेफड़ों में बलगम जमा होने लग जाता है, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन अच्छे से प्रवेश नहीं कर पाती। किशोर और युवाओं में निमोनिया का प्रभाव अधिक नहीं होता, पर महिलाओं और बुजुर्गों में इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वृद्धावस्था आते ही हमारे रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है ना दोस्तों, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसे में निमोनिया जल्दी अपना प्रभाव बुजुर्गों पर डालता है। और जहाँ तक महिलाओं की बात आती है, महिलाओं में भी निमोनिया होने की संभावना ज्यादा रहती है। निमोनिया ही नहीं बल्कि अन्य समस्याएं भी महिलाओं को ज्यादा होती हैं। ये मैं नहीं बल्कि डॉक्टर पंगड़िया जी कह रहे हैं। सुनते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। देखिए, महिलाओं में समस्या जो है इसकी ज़्यादा है, निमोनिया होने की जो संभावना है। क्योंकि नंबर एक तो वो जो बीमार बच्चे होते हैं या परिवार के जो बीमार लोग होते हैं, ये जो निमोनिया का वो है ना, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी, क्योंकि ये संक्रमण है जी, तो ये फैलने की संभावना ज़्यादा है। यदि उनके पोषण का स्तर अच्छा नहीं है, और पता ही है आपको हमारे पहाड़ की जो महिलाएं हैं उनका पोषण का स्तर क्या होता है जी, और शारीरिक रूप से कमज़ोर भी होती हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है ना। जी, तो इस हिसाब, और चूँकि परिवार में बच्चे से लेके बूढ़े तक जो भी बीमार हो उसकी देख रेख करने के लिए हम महिला को ही जिम्मेदारी देते हैं। साथ में उनका खान पान का स्तर भी हमारा उतना अच्छा नहीं है, और उनको लास्ट में अपना जो पूरे परिवार को खिला के बच्चा खाना होता है वो खाती हैं वो, और खेत खलिहानों में काम भी करना है, खाने का समय भी नहीं है। तो इसलिए वो कमज़ोर होने के साथ साथ जो है, क्योंकि लोगों की सेवा कर रही हैं और उनको संक्रमण होने की संभावना भी ज़्यादा है, तो महिलाएं पुरुषों के बनस्पत जो है ज़्यादा संभावना उनमें है इसमें। जैसा कि डॉक्टर ने भी कहा, हमारे घरों में चाहे कोई भी व्यक्ति बीमार क्यों ना हो, उसके खान पान से लेकर उसकी दवाओं तक का सारा ख्याल रखना होता है हमारी घर की महिलाओं को।
इस कारण उनमें हर तरह के संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। निमोनिया होने पर इसके लक्षणों से हमें अंदाजा हो जाता है श्रोताओं कि हम निमोनिया की चपेट में आने वाले हैं, हमें यह संक्रमण हो चुका है। अगर कभी कभार हमें लक्षण पता न चले तो हम कुछ जांचें भी करवा सकते हैं निमोनिया की। तो आइए जानते हैं डॉक्टर से निमोनिया होने पर हमारे अंदर किस तरह के लक्षण दिखाई देंगे, और अगर हम लक्षणों से पहचान नहीं कर सकते तो आखिर हम किस तरह की जांचें करवाएं ताकि ये साबित हो जाए हमें निमोनिया ही हुआ है। कुछ लोगों में जो है निमोनिया के बाद में बलगम में कहते हैं कि खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं या पिंक कलर का आने लगता है, कहेंगे इसमें गुलाबी रंग का जो है बलगम आने लगा। तो ये तो निश्चित हमारे लक्षण है कि हमारे निमोनिया हो रहा है। तो इस स्थिति में हमको घर बैठ के जो है अपना इलाज खुद करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये तुरंत बहुत कम समय में ही घातक रूप ले लेता है। तो जैसे मैं हर बीमारी में बताता हूँ कि चिकित्सकीय परामर्श जितना जल्दी लिया जाएगा उतना ही बेहतर है। तो निमोनिया के संदर्भ में भी वही बात सही है कि आप चिकित्सकीय परामर्श समय रहते हुए लें। निमोनिया जैसे मैंने बताया कि संक्रामक ज़्यादातर है और इसमें फेफड़े के एक हिस्से में जो है सूजन आ जाती है। तो उसको यदि हम 1-2 दिन के उपरांत, निमोनिया होते ही नहीं उसके 1-2 दिन के उपरांत यदि एक्सरे हम कराएंगे तो एक्सरे में ही पकड़ में आ जाता है कि हाँ, जो उसके सामान्य जो उसका टिश्यू है उससे जो निमोनिया वाला हिस्सा उसमें अंतर कर पाना संभव होता है। तो एक्सरे इसको पकड़ने का एक काफ़ी अच्छा कारगर तरीका है। दूसरा, खून की जो जांच है उसको करेंगे तो उसमें भी हमको पता चलता है कि हाँ, इसमें जो है निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं। साथ में एक्सरे खून की जांच करने के उपरांत उसके जो लक्षण हैं उनको मिला करके हम लोग अंतिम निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को जो है निमोनिया हो रहा है। और कंफर्मेशन के लिए कि हाँ इसको निमोनिया ही है और किस कारण से है, बैक्टीरिया है या वायरस है, तो उसमें स्पुटम का जो कल्चर होता है स्पुटम की जांच करी जाती है। स्पुटम मतलब बलगम की जांच करके उसमें कौन सा बैक्टीरिया है, क्या कारण है, या और किस दवा से जो है इसको ठीक किया जाता है सेंसिटिविटी करने के लिए, वो कंफर्म करने के लिए जो है इसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कराया जाता है। तब तक जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती, क्योंकि उसकी रिपोर्ट आने में 72 घंटे लगते हैं, 48 से 72 घंटे ना। तो इस बीच हम एक जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं और साथ में इनको नेबुलाइज कराएंगे या ऑक्सीजन का सपोर्ट होता है, रेस्ट देंगे, उनकी पोजीशन का ध्यान, उनके खान पान का ध्यान रखेंगे। तो ये भर्ती रखते हुए इनकी जांचें की जाती हैं। जांचों में मुख्यतः जो मैंने आपको बताई यही है। निमोनिया होने पर सबसे बड़ा लक्षण है सांसों का तेज तेज चलना, छाती में तेज दर्द होना, और डॉक्टर ने भी हमें कुछ लक्षण बताए थे। साथ ही निमोनिया की जांच किस तरह की जाती है यह भी डॉक्टर ने हमें बताया। हम एक्सरे करके भी निमोनिया की जांच कर सकते हैं। और अगर अब बात की जाए उपचार की, तो निमोनिया में प्रतिजीवाणु दवाओं का यानी एंटीबायोटिक्स दवाओं का उपयोग मृत्यु को जीवन में बदल देता है। निमोनिया होने पर दोस्तों तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना ही बेहतर होता है। निमोनिया में बुखार होने पर एस्प्रिन दवा की सलाह दी जाती है। अगर आपको निमोनिया हो तो आप तरल पदार्थों की मात्रा लेने में जरा भी हिचके नहीं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जब किसी व्यक्ति को निमोनिया होता है तो थोड़ा सा घबराता है कि उसको तरल पदार्थ लेने हैं या फिर नहीं लेने हैं। लेकिन सच तो ये है, निमोनिया में तरल पदार्थ बहुत ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि जब हमें निमोनिया होता है तो हम सही प्रकार से आहार नहीं ले पाते, जिससे हमारा पेट नहीं भर पाता। और अगर हमारा पेट नहीं भरेगा तो हम और ज्यादा बीमार हो सकते हैं, क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता तो हमारे शरीर में है ही नहीं। ऐसे में ये तरल पदार्थ हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो अगर आपको कभी भी निमोनिया से जुड़ी कोई समस्या हो तो आप भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ बिना हिचके ले सकते हैं। यह तरल पदार्थ आपको ऊर्जा देने के साथ साथ राहत भी देंगे। और किस प्रकार किसी व्यक्ति को निमोनिया होने पर वो अपना ख्याल रखें, या फिर अगर परिवार में किसी व्यक्ति को निमोनिया हो गया हो तो ऐसे में महिलाएं उनका ख्याल कैसे रखें, आइए जानते हैं डॉक्टर पंगड़िया जी से। यदि लगता है कि निमोनिया शुरुआती स्तर में ही है तो अच्छे एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह के बाद में घर में भी उसमें इलाज संभव है, लेकिन उसके साथ साथ उसको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लगातार
थोड़े थोड़े मात्रा में खाना, जो जिसमें हमारे पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन हो, सूप जूस इसके रूप में जो है, और पानी भी उबाल के ठंडा पानी लेंगे जिससे कि संक्रमण आगे न बढ़े ना जी। और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, इस तरह के भोजन उसको लेने पड़ेंगे। साथ में उसको आराम करने की ज़रूरत है। यदि बाहर जाएंगे तो फिर जो है उनको दूषित वातावरण में जाना पड़ सकता है और जो हमारा जो इन्फेक्शन है वो और बढ़ने के चांस हैं। तो उनको अपने खान पान का ध्यान रखना है, आराम करना है और चिकित्सक के दी हुई जो दवाइयाँ हैं उनको जिस समय में उनको लेने के लिए सलाह दी गई है समय से लेना है। और ध्यान रखना है कि यदि कोई भी लक्षण में बढ़ोतरी हो रही है या आराम नहीं आ रहा तो दोबारा से जो है चिकित्सक के पास जाना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने इलाज दे ही रखा है और हमारी जो परेशानियाँ वो बढ़ रही हैं और हम अस्पताल नहीं जा रहे हैं कि इलाज तो हमारा चल ही रहा है। तो यदि उनको इलाज देने के बाद घर में आराम मिल रहा है, ये सब चीज़ें करते हुए, तो एक निश्चित अवधि के बाद पुनः उनको दिखाना है। यदि डॉक्टर कहते हैं कि हाँ इतने दिन और इलाज आप खाएंगे तो आप निमोनिया से मुक्त हैं, क्योंकि निमोनिया एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो 3 दिन की दवाई से या 5 दिन की दवाई से ठीक हो जाएगा। तो इसमें निरंतर जो है अपने खान पान का ध्यान रखना होता है, आराम करना है और समय समय पर डॉक्टर को दिखाते रहना यदि घर पे इलाज करें। और जैसे मैंने बताया कि कोई भी लक्षण जो जो हमने बताए हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है या उसकी स्थिति में सुधार नहीं आ रहा तो उसको अस्पताल में भर्ती होने के लिए जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने जो है आपको 108 की सुविधा दे रखी है। साथ में जो सरकारी अस्पताल हैं जितनी भी जांचें और उपचार में प्रयोग होने वाली औषधियां हैं, जो बीपीएल मरीज हैं उनके लिए तो सारे के सारे फ्री हैं और जो गरीबी रेखा से ऊपर के लोग भी हैं उनको भी जो औषधियाँ हैं वो मुफ्त मिलती हैं। जांचें भी प्राइवेट से बहुत कम रेट में उपलब्ध हैं। तो जहाँ तक हो सरकारी अस्पतालों में जो है बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली औषधियाँ मिलती हैं और जांचें भी, मशीनें भी बहुत उच्च कोटि की हैं। तो उनको 108 के माध्यम से हमारे जो सरकार के द्वारा दी हुई सुविधाएं हैं उनका उपभोग करना चाहिए। और बीपीएल मरीजों के लिए, गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों के लिए तो हमारी जो सारी जांचें हैं और जो भर्ती के हैं और खाने पीने की व्यवस्था सब ये फ्री हैं। कोई भी संक्रमण तब होता है दोस्तों जब हम स्वयं लापरवाही बरतते हैं। इन दिनों कफ और सर्दी होना आम बात है, लेकिन अगर हमने लापरवाही बरती तो ये निमोनिया का रूप भी ले सकता है। ऐसे में सतर्कता ही अच्छी होती है। जैसा कि हम जानते हैं निमोनिया बच्चों को जल्दी प्रभावित करता है और शिशु मृत्यु दर का एक सबसे बड़ा कारण भारत में निमोनिया ही है। तो ऐसे में हम किस तरह अपने शिशु की देखभाल करें ताकि वो निमोनिया से बचे रहे, और अगर उन्हें निमोनिया हो गया हो तो इसकी पहचान कैसे करें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे करूंगी मुलाकात फिर से निमोनिया को लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।